दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की जादुई मैगी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। हाजीपुर नाम के गांव में रवीना अपनी दादी के साथ रहा करती थी। रवीना के माता पिता की मृत्यु काफी समय पहले ही हो चुकी थी। तब से रवीना अपनी दादी के साथ उनके गांव में ही रहा करती थी। उसकी दादी बहुत ही गरीब थी और वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना और अपनी पोती रवीना के खाने पीने का इंतजाम किया करती थी। रवीना गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके साथ उसके पड़ोस में रहने वाली एक दूसरी लड़की जिसका नाम रूबी था, वो भी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। रूबी गांव के अच्छे परिवार में से एक सेठ की बेटी थी, इसलिए उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, जिसका उसे बहुत घमंड था। इस वजह से वो रवीना को आए दिन नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। रूबी ना तो रवीना से कभी बात करती और ना ही घर आने के बाद पड़ोस के सभी बच्चों के साथ उसे खिलाती। उसकी इस आदत की वजह से रवीना को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो इतनी मजबूर थी कि उसके घर में आने वाला खाने पीने का सामान रूबी के खेतों से ही आता था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती थी और चुपचाप रूबी की सारी बातों को सुनकर बैठ जाती थी। लेकिन एक दिन जब उससे सहा नहीं जाता, तो वो अपनी दादी से जाकर कहती है, दादी, रूबी मुझे बहुत परेशान करती है। सुबह स्कूल में भी बाकी बच्चों के साथ मिलकर मुझे चिढ़ाती रहती है और घर आने के बाद भी वो पड़ोस के सभी बच्चों के साथ खेलती है, लेकिन मुझे ना तो खुद खिलाती है और ना उन बच्चों को मेरे साथ खेलने देती है। अब आप ही बताइए ना दादी, मैं क्या करूं? बेटी, तुम तो जानती ही हो, हमारा अपना कोई खेत तो है नहीं जिसमें खेती करके हम अपने घर का गुजारा चला पाए। इसलिए मुझे रूबी के पिताजी के खेतों में काम करके ही अपने घर का राशन पानी इकट्ठा करना होता है। ऐसे में अगर तुम उससे लड़ाई झगड़ा करोगी तो बात आगे भी बढ़ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसकी बातों को नजरअंदाज करो और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। ठीक है दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज के बाद रूबी की बातों की वजह से कभी भी मैं गुस्सा ना करूं और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूं। दादी की इस तरह की बातें सुनकर रवीना अंदर से बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन मजबूरी की वजह से वो रूबी से कुछ भी नहीं कह पाती और चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी एक दिन जब रूबी की माँ उसके लिए मैगी बनाती है, तो रूबी मैगी को प्लेट में डालकर बाहर बैठकर खाने लगती है और रवीना को खाते खाते चिढ़ाते हुए कहती है, देख रवीना, आज मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी स्वादिष्ट मैगी बनाई है। क्या तेरी जैसी गरीब लड़की की औकात है इतनी स्वादिष्ट मैगी खाने की? तुम लोग तो बस 2 वक्त की रोटी खा लो, वही बहुत बड़ी बात है, और वो भी तुम्हें सिर्फ हमारी वजह से ही मिल पाती है। और मैगी भी तो हमारे खेत में नहीं उगती, जो मैं अपने पिताजी से कहकर तुझ जैसे गरीब के घर भी भिजवा दूं और तू भी इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाकर खा सके। होगी तुम्हारी मैगी स्वादिष्ट, पर मुझे नहीं खानी और ना ही मैं तेरी जितनी लालची हूँ कि कोई चीज खाऊं और दूसरों को दिखा दिखा करके खाऊं। तो तू अपनी मैगी अपने पास ही रख और तू ही खा। रवीना रूबी को ये सब तो बोल देती है, लेकिन उस मैगी की खुशबू और उसका स्वादिष्ट रंग देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचती है कि काश वो भी इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाकर खा पाती। ये सोचकर वो अपनी दादी के पास जाती है और कहती है, दादी, आज रूबी की माँ ने उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट मैगी बनाई है और वो मुझे दिखा दिखा कर चिढ़ा कर खा रही थी। उसकी मैगी देखकर मेरा भी मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगी ताकि मैं भी बाजार से मैगी लाकर बनाकर उसे खा सकूं? बेटी, वो बड़े लोग हैं, उनके घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है,
इसलिए वो जो चाहे वो खरीद कर खा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को तो अनाज भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए रुपए नहीं है बेटा। अपनी दादी की ये बातें सुनकर रवीना बहुत उदास हो जाती है और वो दादी से गुस्सा होकर बड़बड़ाते हुए घर से निकल जाती है। गुस्से की वजह से रवीना चलते चलते घर से काफी दूर निकल जाती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वो चलते चलते कब जंगल में पहुंच गई। वहां पहुंचकर जब उसे होश आता है तो उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, हे ऊपर वाले, आपको ये सब मेरे साथ क्यों करना था? आपने मेरे माता पिता को मुझसे छीनकर मेरे साथ बहुत गलत किया है। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ खुश रहते हैं और अपनी पसंद की सारी चीजें खाते हैं और पीते हैं, लेकिन मैं अपनी किसी भी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रही हूँ। आज रूबी को मैगी खाते देखकर मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं भी मैगी बनाकर खा पाती, लेकिन ना तो मेरी दादी के पास इतने पैसे हैं कि वो मुझे मैगी लाकर दे सके, और ना ही मेरे माता पिता हैं जो मेरी इस इच्छा को पूरा कर पाए। आप प्लीज मेरी कुछ मदद कीजिए। रवीना को रोता हुआ देखकर उस पेड़ में से एक परी प्रकट होती है और वो रवीना से कहती है, बेटी, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है। मैं जानती हूँ कि तुम बिन माँ बाप की बच्ची हो और तुम्हें मैगी खाने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं एक परी होने के नाते गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करती रहती हूँ, ताकि उन्हें कभी उनके माता पिता की याद में रोना न पड़े और उनकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो सके। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी गुफा बताऊंगी जिसमें काफी सारी मैगी तुम्हें अपने लिए मिल जाएंगी। साथ ही तुम अपने अलावा और भी गरीब और अनाथ बच्चों की मदद भी कर पाओगी, और ऐसे तुम अपनी इच्छा पूरी भी कर लोगी और दूसरे गरीबों की भी इच्छा पूरी कर पाओगी। इतना कहकर परी रवीना को जादुई मैगी की गुफा का रास्ता बता देती है, जो कि जंगल के अंदर से होते हुए नदी पार करके दूसरी तरफ होता है। परी के रास्ता बताने के बाद रवीना परी से कहती है, परी रानी, आपने मुझे उस जादुई मैगी की गुफा का रास्ता बताकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब उस जादुई मैगी की गुफा की मदद से सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि मेरे जैसे और भी गरीब और अनाथ बच्चों की मदद कर पाऊंगी और उनकी मैगी खाने की इच्छा भी पूरी कर पाऊंगी। रवीना के इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद रवीना उस जादुई मैगी की गुफा की तरफ चल देती है और कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि उस जादुई मैगी की गुफा में चारों तरफ मैगी के ढेर सारे पैकेट लटक रहे थे। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनमें से काफी सारे मैगी के पैकेट अपने साथ ले आती है। फिर वो मैगी बनाकर खा लेती है और अपनी मैगी खाने की इच्छा को पूरा कर पाती है। उसके बाद वो एक मैगी की दुकान भी खोल लेती है, जिसमें वो गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त में मैगी बनाकर उन्हें खाने को देती है। इस प्रकार से वो अपने साथ साथ और भी गरीब और अनाथ बच्चों की इच्छाओं को पूरा करके खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत सारे ग्वाले एक साथ रहा करते थे। उन ग्वालों के पास बहुत सारी गाय थी। वो ग्वाले रोज सुबह अपनी गाय का दूध निकाल कर एक साथ शहर दूध बेचने जाया करते थे और शाम होने से पहले अपने गांव वापस लौट जाते थे। उसी ग्वालों के बीच एक कृष्णा नाम का व्यक्ति रहता था, जिसके पास सिर्फ एक गाय थी, लेकिन वो बाकी गायों से दुगना और अच्छा दूध देती थी, जिसकी वजह से वो अपनी एक गाय का दूध बेचकर ही बाकियों से दुगना पैसा कमा लेता था और इसीलिए उसने अपनी गाय का नाम नंदनी रखा था। वो अपनी नंदनी गाय की बहुत सेवा करता था
और उसे हमेशा हरी हरी घास खिलाता था। वहीं दूसरी ओर गांव के कई ग्वाले अपनी गाय को ढंग से खिलाते भी नहीं थे और अगर कम दूध देती तो उसे मारते पीटते भी थे। ऐसे ही एक दिन कृष्णा रमेश को सुबह सुबह अपनी गाय को मारते हुए देखता है। जो उसका पड़ोसी है तो बोलता है, तुम क्यों अपनी गाय को हमेशा मारते पीटते रहते हो? बेचारी रोज दर्द से कराती रहती है, कभी उसका ध्यान रख लिया करो। इतने मासूम जीव को मारना सही नहीं है। तुम अपने काम से मतलब रखो। मैं अपनी गाय को मारूं, पीटूं या जो मर्जी करूं, तुम्हें उससे क्या? तुम्हारी एक गाय तो हम सबकी गायों से ज्यादा दूध देती है ना, इसलिए तुम ज्यादा हवा में उड़ रहे हो। जाकर अपना काम करो। अरे भाई, तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो? मेरी गाय तुम लोगों की तरह ही दूध देती है, लेकिन मैं अपनी गाय को तुम लोगों की तरह मारता पीटता नहीं हूँ। उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है और हमेशा उसे हरी घास देता हूँ ताकि वो स्वस्थ रहे और उसका पूरा ख्याल रखता हूँ, इसलिए सही से दूध देती है। अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारी गाय भी तुम्हें अच्छे से दूध देगी। अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें मत सिखाओ। हमें क्या करना है और क्या नहीं, समझे? और यहाँ खड़े होकर मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे शहर भी जाना है। जैसी तुम्हारी मर्जी। भाई, मैं तो बस इतना कह रहा था कि ऐसे मासूम जीव को मारा मत करो। वो बेचारा बेजुबान है, कुछ बोल नहीं सकता। उसका मतलब ये नहीं कि उसे दर्द नहीं होता। अगर तुम्हारा आज का ज्ञान खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? हाँ, क्यों नहीं, जाओ। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है और रमेश के जाने के बाद कृष्णा उसकी गाय के पास जाता है और उसके घाव पर दवाई लगाते हुए बोलता है, तुम रो मत गाय माता। अगर मेरे पास थोड़े और पैसे होते तो मैं उस निर्दयी से तुम्हें खरीद लेता। कितनी बेरहमी से मारता रहता है और ढंग से खाने को भी नहीं देता। ये लो, तुम हरी घास खाओ। और उसके सर पर सहलाकर उसे हरी घास खिलाने लगता है। उसके बाद वहाँ से अपने घर जाता है और अपनी नंदनी के आगे घास डालकर उसके सर पर सहलाता है। दूध निकालकर वो भी दूध बेचने शहर चला जाता है। जिस शहर में वो दूध बेचने जाता था, वहाँ के लोगों के बीच कृष्णा का दूध काफी ज्यादा मशहूर था। आ गए कृष्णा, हम तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे। ये बाकी दूध वाले पता नहीं कैसा दूध लेकर आते हैं, जिसमें दूध कम पानी ज्यादा लगता है, लेकिन एक तुम ही हो जो बिल्कुल शुद्ध बिना मिलावट का दूध बेचते हो। इसीलिए मैं उस समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब तुम दूध लेकर आओगे। शुक्रिया चाची जी, वो आज थोड़ा लेट हो गया। वैसे बताइए, आपको कितना दूध दूं? बेटा, आज मुझे 5 लीटर दूध दे दो। आज 5 लीटर? क्यों? वो घर में थोड़े मेहमान आने वाले हैं, तो इसलिए चाहिए था। ठीक है, ये लीजिए। ये ले तू, आज मैं तुझे दुगना कीमत दूंगी। अरे चाची जी, क्यों? आप 5 लीटर की जितनी कीमत है उतनी ही दीजिए। बेटा, ये तेरी ईमानदारी के लिए है, वरना आज के जमाने में इतना ईमानदार कौन है भला। आपकी बात तो सही ही है चाची जी। शहर के सारे लोग ज्यादातर कृष्णा से ही दूध लेते थे, जिसकी वजह से कृष्णा को बहुत मुनाफा होता था और बाकी गांव वालों को उतना नहीं हो पाता था। इसीलिए गांव के अधिकतर लोग उससे बहुत जलते थे। ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा होता है कि एक दिन
कृष्णा की गाय नंदिनी बहुत बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो दूध देना बंद कर देती है। क्या हुआ नंदिनी तुम्हें? तुम इतनी बीमार कैसे पड़ गई? चिंता मत करो, तुम जल्द ही सही हो जाओगी। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। कृष्णा सुनो, मौसम बदलने की वजह से तुम्हारी गाय की तबीयत बिगड़ी है। तुम इसका फिलहाल खास ध्यान रखना और जो दवाई लिख कर दे रहा हूँ वो सारी दवाई टाइम पर देते रहना, जल्दी ही सही हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बस मेरी नंदिनी सही हो जानी चाहिए। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कृष्णा ने घर में जो पैसे जमा कर रखे थे वो गाय के इलाज में लगाने लगता है। कई हफ्तों तक वो कई डॉक्टर को दिखाता है और कई तरह की दवाई देता है। इसके बावजूद उसकी गाय नंदिनी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता और धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। इधर उसकी गाय नंदिनी दूध भी नहीं दे रही होती। क्या हुआ नंदिनी, तुम ठीक क्यों नहीं हो रही? लगता है किसी ने तुम्हें नजर लगा दी है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं और अभी तक तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तुम बस सही हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ। और उसका इलाज जारी रखता है। इतना ही नहीं, जब वो गांव के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा देता है लेकिन नंदिनी की तबीयत में तब भी कोई सुधार नहीं आता, तो वो उसे शहर में अच्छे अस्पताल में इलाज करवाने के लिए लेकर जाता है, जिसके लिए उसे अपना घर बेचना पड़ता है। और वो अपना घर बार बेचकर उसे शहर इलाज के लिए ले जाता है। लेकिन वहाँ की दवाई से भी कृष्णा की गाय में कुछ खास सुधार नहीं आता और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता नंदिनी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक क्यों नहीं हो रही? अब तो बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखा दिया, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी गाय को ठीक कर दो। ये कृष्णा कितना दयालु है। इसने मेरे इलाज के चलते अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन अभी तक मुझे नहीं छोड़ा, जबकि इसके गांव वालों ने मेरी बीमारी की वजह से हमें गांव से निकाल दिया ताकि उनकी गायों को बीमारी ना हो जाए। और कृष्णा भी हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा होता है कि वो आगे अपनी गाय का इलाज कैसे कराएगा और अब क्या होगा। उसी समय एक बहुत तेज रोशनी होती है और वो गाय देखते ही देखते सोने की जादुई गाय में बदल जाती है और उससे बोलती है, कृष्णा उदास मत हो, मेरी तरफ देखो, मैं स्वर्ग लोक की एक जादुई सोने की गाय हूँ। याद है तुम्हें मैं इसी जंगल में मिली थी और तुम्हारा सबके प्रति दयालु और अच्छे स्वभाव को देखकर मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई थी, जिसकी वजह से तुमने मुझे अपने साथ रख लिया था। और तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहती थी, पर इससे पहले मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहती थी, जिसमें तुम सफल हो गए। तुमने मेरा अंत तक साथ ना छोड़ा और मेरी सेवा करते रहे और मेरे लिए तुमने अपना घर बार सब कुछ बेच दिया। तुम सच में बहुत दयावान और ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहकर देखते ही देखते उस गाय के ऊपर सोने का आलीशान घर बन जाता है, जिसके अंदर कृष्णा की सारी सुख सुविधा की चीजें होती हैं और अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के रखे होते हैं।
ये सब देखकर कृष्णा बहुत हैरान रह जाता है और उसे इन सब पर विश्वास नहीं होता और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शुक्रिया गौ माता, तुमने मेरी मदद की। तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तुमने भी मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं इन सोने के सिक्कों को गांव के गरीब लोगों की मदद करने में लगाऊंगा। ऐसा कहकर कृष्णा उस जादुई सोने के गाय घर में खुशी खुशी रहने लगता है। ऐसे ही सब सही चल रहा होता है कि एक दिन उस गांव में तूफान आ जाता है जिसमें कृष्णा पहले रहा करता था और गांव के सारे लोग जंगल की ओर भागते हुए अपना बसेरा ढूंढ रहे होते हैं कि तभी रमेश की नजर कृष्णा पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर बोलता है, अरे भाई कृष्णा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। क्या तुम मेरी और इन गांव वालों की मदद कर सकते हो? तुम हमें अपने घर में रहने दे सकते हो जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता? हाँ, क्यों नहीं? रमेश, तुम तो मेरे भाई जैसे हो और ये गांव वाले मेरा परिवार है। तुम सब इस घर में आराम से सुरक्षित रह सकते हो। ये सुनकर गांव के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी सोने के गाय के उस जादुई घर में तब तक रहने लगते हैं जब तक कि गांव का माहौल अच्छा नहीं हो जाता। और जैसे ही तूफान शांत होता है, सभी गांव वाले उसे शुक्रिया करते हैं और अपने गांव चले जाते हैं। तो दोस्तों